अपठित गद्यांश आज की वीडियो का ये टाइटल है। आज हम इस वीडियो में अपठित गद्यांश क्या होते हैं जो हमें संस्कृत के एग्ज़ाम में आते हैं। हालांकि ये हिंदी के एग्ज़ाम में भी आते हैं और इंग्लिश के एग्ज़ाम में भी अनसीन पैसेज आते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे संस्कृत के जो अपठित गद्यांश हैं वह कैसे आते हैं, किस प्रकार के आते हैं और हमें उन गद्यांशों को समझ करके कैसे आंसर्स देने हैं। ये बहुत आसान होते हैं। जो बच्चा क्लास में सबसे कम मार्क्स लेता है सब सब्जेक्ट्स में, अगर वो इस वीडियो को देखेगा तो यकीनन वो संस्कृत में अच्छे नंबर लेगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको आज इस वीडियो में 2 से 3 4 अपठित गद्यांश जो हैं वो अलग अलग तरह के दिखाऊं, ताकि आप उसे समझ करके अपनी जो संस्कृत की परीक्षा है उसमें अच्छे नंबर ले सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से ये वीडियो जो है बहुत इम्पोर्टेंट होगी आपके लिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। और अगर आप केवी के बच्चे हैं, केंद्रीय विद्यालय के बच्चे हैं, तो नीचे बताएं आप कौन से केवी के बच्चे हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस तरह से आपको प्रश्न आता है, यहाँ लिखा है प्रश्न, अधोलिखितम अपठित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरानि लिखत। इसका अर्थ है कि नीचे लिखा अपठित गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे इसको पढ़ना। बहुत बड़ा जो गद्यांश है, जो पैसेज है, वो तो आता नहीं, छोटा सा ही पैसेज आता है, और लेकिन इसके मार्क्स बहुत अधिक होते हैं। 10 मार्क्स का आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्माकं देशस्य नाम भारतः। जैसे हम प्लेज बोलते हैं भारतम अस्माकं देशः, उसका मीनिंग क्या है? अस्माकं देशस्य नाम भारतः, अर्थात हमारे देश का नाम भारत है। हमारे देश का नाम भारत है। अब यहाँ लिखा है पूरा भारतः पराधीनः आसीत्। पहले भारत देश जो था वो पराधीन था। पराधीन मतलब गुलाम था। पहले भारत गुलाम था। 1947 है ना। अब आप इसको यही मान के चलो, मैं बहुत आपको बिल्कुल शुद्ध संस्कृत में तो आपसे बात नहीं करूँगा। 1947 आप इसको ले सकते हैं या 1947 ले सकते हैं। 1947 तमे वर्षे, यानी कि 1947 में, 1947 में अगस्त मासस्य, अगस्त महीने की पंचदश दिनांके, 15 दिनांक में, अर्थात 15 अगस्त, दिनांक नहीं दिनांकम होगा, 15 अगस्त को स्वतंत्रम अभवत, स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ। पहले ये गुलाम था, 15 अगस्त को क्या हुआ? आज़ाद हुआ। स्वतंत्र भारतस्य, स्वतंत्र भारत का, आज़ाद देश भारत का प्रथमः राष्ट्रपति ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आसीत्। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आसीत्। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। 1950 तमे वर्षे, 1950 में या 1950 में, जनवरी मासस्य, जनवरी महीने की 26 तारीखायाम या दिनांके, ठीक है, 26 तारीख को या 26 दिनांक को भारतस्य संविधानम आरंभम अभवत, भारत का संविधान शुरू हुआ। अब आगे आपको समझ, ये पूरा पैसेज अगर नहीं आया समझ तो एक बार फिर से रिवाइज करके इसको समझ लो। ठीक है, तो अब यहाँ लिखा है एक पदेन उत्तरत, ये सब में आता है। एक पदेन उत्तरत का अर्थ होता है 1 वर्ड आंसर, एक शब्द से आपने उत्तर देना है, सिर्फ एक शब्द। तो यहाँ पूछा गया है अस्माकं देशस्य नाम किम, हमारे देश का नाम क्या है। अभी हमने ऊपर पैसेज में पढ़ा, बताइए क्या लिखा था वहाँ पर। अब अगर आप किसी दूसरे देश में रह रहे हैं तो वहाँ के देश का नहीं नाम लिखना, आपने लिखना वही है जो इस पैसेज में लिखा हुआ है, अस्माकं देशस्य नाम भारतः। कितना आसान उत्तर है। अगर आप इसे लिखेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ये 2 मार्क्स का रहता है। इस तरह से 1 वर्ड आंसर 1 मार्क्स के रहते हैं, 2 मार्क्स आएंगे। दूसरा है भारतः कदा स्वतंत्रम अभवत्, भारत कब स्वतंत्र हुआ। कब हुआ स्वतंत्र? तो
आपको लिखना है 1947 तमे वर्षे। अब अगर आप सिर्फ 1947 भी लिख देंगे तब भी कोई भी टीचर ऐसा नहीं है कि जो आपको मार्क्स नहीं देगा, तो आप इतना भी लिख सकते हैं। लेकिन आपने कोशिश यही करनी है क्योंकि आपके पास बहुत टाइम रहता है, तो आपने क्या करना है, यहाँ लिखना है भारतः 1947 तमे वर्षे स्वतंत्रम अभवत्, स्वतंत्र हुआ। तो बस इतना सा लिखना है आपने। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे आगे क्या है। ठीक है, यहाँ लिखा है पूर्ण वाक्य न उत्तरत। पूर्ण मतलब पूरा, वाक्य मतलब सेंटेंस, उत्तरत मतलब उत्तर दो, यानी कि फुल सेंटेंस में आपने उत्तर देना है। तो फुल सेंटेंस में आपने उत्तर देना। क्वेश्चन ये पूछा हुआ, भारतस्य प्रथमः प्रधानमंत्री कः आसीत्, पहले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। अब हम इसकी सेंस जिस तरह से मर्जी ले लें, प्रधानमंत्री कौन थे भारत के पहले, तो हमने यहाँ पर पढ़ा था, तो आपको उसी लाइन को यहाँ लिख देना है। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आसीत्। हालांकि यहाँ पर यह आकार की मात्रा नहीं है, पर आप लिख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू आसीत्। आसीत् में आ की मात्रा रहती है, आसीत्। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अब इतना लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ये 2 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन था। ठीक है, अभी तक कितने मार्क्स की बात हो गई हमारी, 4 मार्क्स की बात हो गई। उसके बाद है भाषिक कार्य। भाषिक कार्य मतलब ग्रामर के, व्याकरण के कुछ प्रश्न। यहाँ लिखा है भारतस्य इति पदे, भारतस्य ये एक शब्द है, इसी की बात हो रही है। भारतस्य इति पदे कः विभक्ति अस्ति, इस शब्द में कौन सी विभक्ति है। ऑप्शन भी दिए हुए, देखो आप में इनमें से कोई एक टिक करना है या सामने लिख देना है। कौन सी विभक्ति है, षष्ठी है या सप्तमी है। अगर आपने बालक शब्द पढ़ा होगा तो आपको पता है स्या जो है वो षष्ठी विभक्ति में लगता है। ठीक है, अब दूसरा है भारतस्य संविधानम कदा आरंभम अभवत्, भारत का संविधान कब आरंभ हुआ, हमने पैसेज में पढ़ा था। तो ये देखिए यहाँ लिखा है जनवरी मासस्य 26 तारीखायां भारतस्य संविधानम आरंभम अभवत्। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 26 जनवरी, यहाँ आप लिख सकते हैं 26 जनवरी। ठीक है, बस इतना सा लिखना है। अगर आप कुछ और भी लिखना चाहते हैं साथ में तो वो भी लिख सकते हैं। बस इतना सा पैसेज रहता है आपका। ये कितने मार्क्स का है, 2, 2, 4 और 2, 6 मार्क्स का, 6 मार्क्स का है ये। तो आपके 6 मार्क्स तो पक्के आने ही चाहिए, तब जाके आपके संस्कृत में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलिए देखते हैं हम दूसरे पैसेज को भी देख लेते हैं। तो देखिए, अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नान उत्तरानि लिखत, नीचे लिखे अनुच्छेद को पढ़ के प्रश्नों के उत्तर लिखो। इस तरह से भी आता है। अब हो सकता है इन्हीं पैसेज में से कोई एक पैसेज आपकी इस बार की परीक्षा में भी आ जाए, क्योंकि ज़्यादातर पैसेज संस्कृत के यही आते हैं। कोई ज़्यादा पैसेज नहीं है, बस यही 5-10 पैसेज ही हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। पूरा पहले की बात है, एकः हरिभक्तः आसीत्, एक हरिभक्त थे। हरिभक्त मतलब भगवान विष्णु जी के भक्त थे। तस्य अभिधानम प्रहलादः आसीत्, उनका नाम प्रहलाद था। क्या नाम था, प्रहलाद। तस्य जनकः, उनके पिता, हिरण्यकश्यपः एकः राक्षसः आसीत्, उनके पिता एक राक्षस थे और उनका नाम था हिरण्यकश्यप। ठीक है, किसके पिता की बात हो रही है, प्रहलाद के। सः हरिभक्तान मारयितुम इच्छति स्म, वह हरि भक्तों को, जो विष्णु के भक्त थे, उनको मारने की इच्छा रखता था। स्म यहाँ तक। फिर उसके बाद अतः सह प्रहलादम अपि मारयितुम इच्छत, अतः मतलब इसलिए वह प्रहलाद को भी मारना चाहता था। क्यों मारना चाहता था, क्योंकि वह क्या था, एक हरि भक्त था। ये पढ़ा ना हमने, हरिभक्तः आसीत्, वह भी एक हरि भक्त था। अब देखो, हरिभक्तों को मार देता था और उसका पुत्र जो था वो भी हरिभक्त था। इसको समझो अच्छे से, एंजॉय करो, ये बहुत अच्छे पैसेज रहते हैं, इनको अच्छे से पढ़ना होता है। तो अब आगे लिखा है तस्य भगिनी, उसकी बहन होलिका प्रहलादम नीत्वा, प्रहलाद को लेकर अग्नौ अतिष्ठत, अग्नि में बैठ गई।
अब किसकी बहन? प्रहलाद की बहन। प्रहलाद की बहन का नाम क्या था? होलिका। प्रहलाद को लेकर के आग में बैठ गई। देव वरदानम आसीत, देवताओं का एक वरदान था कि यत अग्नि ताम प्रज्वालयितुम न शक्नोति स्म, कि अग्नि उसको जला नहीं सकती थी। किसको? होलिका को। होलिका को आग जो थी वो जला नहीं सकती थी। इसलिए हिरण्यकश्यप ने क्या किया कि अपनी लड़की को कहा कि अपने भाई को लेकर के आग में बैठ जा। हिरण्यकश्यप ने यही सोचा होलिका तो बच जाएगी क्योंकि इसको वरदान है, और प्रहलाद की मौत हो जाएगी। तो होलिका अग्नौ ज्वलिता अभवन, होलिका आग में जब बैठी तो वो क्या हो गई? जल गई। परम, लेकिन प्रहलादः सुरक्षितः, लेकिन प्रहलाद जो है वो सुरक्षित ईश्वरम स्मरण बहिरागच्छत्, भगवान को याद करता हुआ बाहर आ गया। देखा, इतनी सी कहानी थी। और ये कहानी आप देखेंगे यहाँ 4 मार्क्स लिखा है, जहाँ भी 4 लिखा है और यहाँ 2 लिखा है। 10 मार्क्स की ये कहानी है, तो हमें 10 के 10 मार्क्स लेने। तो चलिए देखते हैं क्या हम ले सकते हैं 10 के 10 मार्क्स। पहला प्रश्न है हरिभक्तः कः आसीत्, हरिभक्त कौन था? बताइए, हरिभक्त कौन था? कौन था? आपको खुद तो स्पेलिंग लिखना नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेलिंग प्रहलादः, तो प्रहलादा लिख देना है, यहीं से देख के लिखना है हूबहू, सेम टू सेम। अगर आप कुछ अलग तरीके से लिखेंगे तो आपका सदा गलत भी हो जाए, तो आपने कहा की जगह लिख देना है प्रहलादा, तो ऐसे होगा हरिभक्तः प्रहलादः आसीत्। ठीक है। अब दूसरा है राक्षस्य नाम की मासीत, राक्षस का नाम क्या था? क्या था राक्षस का नाम? हिरण्यकश्यपः। क्या नाम था? हिरण्यकश्यपः। देखिए यहाँ से उत्तर निकल गया, तो आप कैसे लिखेंगे? राक्षस्य नाम हिरण्यकश्यपः आसीत्, है ना सुंदर। अब उसके बाद है तीसरा, राक्षसः कम मारयितुम् इच्छत्, राक्षस किसको मारना चाहता था? तो राक्षस सः हरिभक्तान् मारयितुम् इच्छति स्म, हरिभक्तों को मारना चाहता था। भगवान विष्णु के जो भक्त थे उनको मारना चाहता था, हरिभक्तान। तो प्रहलादम नीत्वा अग्नौ का अतिष्ठत, प्रहलाद को लेकर के अग्नि में कौन बैठ गई, ये बताना आपने। इतने आसान प्रश्न हैं। मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा अगर फोकस करेंगे पैसेज के ऊपर अपने एग्ज़ाम में जा कर के, तो एक का 1 मार्क्स भी आपका नहीं कटेगा, पूरे मार्क्स आएंगे। ठीक है। तो होलिका आग में लेकर के जो थी उसे बैठ गई थी, है ना, ऐसा ही हुआ था ना। तो अब है आगे, उसके बाद पूर्ण वाक्य न उत्तरत, फुल सेंटेंस आंसर। यदा होलिका प्रहलादम नीत्वा, जब होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नौ अतिष्ठत, अग्नि में बैठ गई, तदा किम अभवत्, उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? तो यहाँ लिखा है देखो, होलिका अग्नौ ज्वलिता अभवन, होलिका आग में जल गई। परम प्रहलादा सुरक्षितः ईश्वरम स्मरण बहिरागच्छत्, लेकिन प्रहलाद सुरक्षित ईश्वर को याद करते हुए बाहर आ गए। बस इतना सा उत्तर है। अब आगे है हिरण्यकश्यपः किम कर्तुम इच्छति स्म, हिरण्यकश्यप क्या करना चाहता था? तो ये उत्तर है देखो, सः हरिभक्तान् मारयितुम इच्छति स्म, वह हरिभक्तों को मारना चाहता था। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, सहा की जगह भी हिरण्यकश्यपः भी लिख सकते हो, हिरण्यकश्यपः हरिभक्तान् मारयितुम् इच्छति स्म, इतना सा उत्तर है। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसकी ग्रामर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। अब ये होता है कि हम कुछ ग्रामर हमारे जो गुरुजन होते हैं, टीचर्स होते हैं संस्कृत के, वो हमें क्लास में बताते भी हैं, तो उसी से मिलते जुलते प्रश्न यहाँ ग्रामर के आते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या प्रश्न है, यथा निर्देशम उत्तर, जैसा पूछा गया वैसा उत्तर दो। तो अनुच्छेद से अनुच्छेदात त्वा प्रत्ययस्य एकम उदाहरणम चित्वा लिखत, त्वा प्रत्यय का कौन सा प्रत्यय? त्वा, इस प्रत्यय का एक उदाहरण चुन करके लिखना है, सिर्फ एक एग्जाम्पल जिसके साथ त्वा लगा हो, ऐसा कोई शब्द आपने ढूंढ के लिखना है। तो आप इस पूरे अगर पैसेज में देखोगे तो एक शब्द आपको ये दिखेगा, त्वा। यहाँ का तो नहीं दिख रहा लेकिन त्वा तो दिख रहा है ना, तो यही है
पठित्वा प्रत्यय का एक उदाहरण। तो आपने यहाँ इसको लिख देना है और 1 नंबर आराम से ले लेना है। उसके बाद है अनुच्छेदात तुमुन प्रत्यय से एक उदाहरण चित्वा लिखा। तुमुन प्रत्यय का एक उदाहरण लिखना है ना। तुमु, तुमु वाला ऐसा कोई शब्द है यहाँ पर? तो यहाँ आप देख रहे हैं तुम है और उसके बाद यहाँ पर भी तुम है, यहाँ पर भी तुम है। तो ये सब जितने भी आपको तुम वाले दिख रहे हैं ये सब में तुमुन प्रत्यय है। ठीक है, तो ये तुमुन प्रत्यय के उदाहरण भी हो गए। तो देखिए कितना आसान था। तो ये पैसेज भी बहुत सरल था। एक और पैसेज देख लेते हैं, फिर ये ज़्यादा बड़ी लंबी वीडियो ना करेंगे हम। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ लिखा है प्रश्न नंबर 1, अधोलिखित अपठित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरानि लिखत। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़ के प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो मम विद्यालय से नाम दीमापुर केंद्रीय विद्यालय अस्ति। मेरे विद्यालय का नाम दीमापुर केंद्रीय विद्यालय है। एषा विद्यालय दीमापुरे स्थितम अस्ति। ये विद्यालय दीमापुर में स्थित है। अत्र 1,000 अधिकम, यहाँ 1000 से ज़्यादा छात्राः पठन्ति, छात्र पढ़ते हैं। विद्यालय एकम, विद्यालय में एक सुंदरम उद्यानम अस्ति, सुंदर उद्यान है। मम विद्यालय एकम पुस्तकालयम अस्ति। मेरे विद्यालय में एक पुस्तकालय है। प्रतिवर्षे, हर साल में, वार्षिक उत्सव अपि आयोज्यन्ते, एनुअल डे भी होता है। तो ये प्रश्न पूछें, एषा विद्यालयः कुत्र अस्ति, कुत्र स्थितम, ये विद्यालय कहाँ स्थित है? अभी हमने पढ़ा। अत्र कति छात्राः पठन्ति, यहाँ कितने बच्चे पढ़ते हैं। कुत्र एकम सुंदरम उद्यानम अस्ति, कहाँ एक सुंदर उद्यान है। प्रतिवर्षे किम आयोजनते, हर साल क्या आयोजित होता है। और पठन्ति पदे कहा धातु, पठन्ति पद में कौन सा धातु है? पठ धातु है, गम धातु है या हस धातु है? अगर आपको इसके आंसर आते हैं तो आप नीचे लिखेंगे, मुझे बताएंगे कि सर आपको आपने जैसा बताया वैसे आंसर हैं। आप हमारे आंसर चेक करिए क्या ये सही है, तो मैं आपको चेक करके बताऊंगा उसी टाइम। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं फटाफट पैसेज। यह है पैसेज, विवेकानंद से जन्म कोलकाता महानगरे अभवत्। विवेकानंद का जन्म कोलकाता में हुआ। बाल्यकाले अस्य नाम नरेंद्र इति आसीत्। बचपन में इनका नाम नरेंद्र था। नरेंद्रस्य पितुः नाम विश्वनाथ दत्तः, मातुः नाम च भुवनेश्वरी आसीत्। नरेंद्र के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी था। स रामकृष्ण परमहंस से शिष्यः आसीत्। वह रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। विवेक प्राप्य एषः, इनको विवेक प्राप्त हुआ इसलिए इनका नाम विवेकानंद रखा गया। एवं नरेंद्रः विवेकानंदस्य नाम प्रसिद्धः अभवत्। स समाजः सुधारकः, वह समाज सुधारक, भारतीय संस्कृतेः रक्षकः, जन प्रेरकः च आसीत्। वह भारतीय संस्कृति के रक्षक और जन प्रेरक भी थे। तो एक पदेन उत्तरत् कोपि चत्वारि, एक वर्ड में आपने आंसर देना है किन्हीं चारों का। ये यहाँ पर 5 हैं, 4 में से कोई 5 में से कोई 4 करने हैं आपने। ठीक है, आप पहला दूसरा तीसरा चौथा भी कर सकते हैं और या कोई भी 4 कर सकते हैं। अब इसमें आपने हिंदी आगे लिखी हुई है, आप इसको समझ के इसके आंसर दें। पूर्ण वाक्य न उत्तरत, विवेकानंद से नाम विवेकानंद कदा अभवत्। विवेकानंद का नाम विवेकानंद कब हुआ। विवेकानंद से जीवन से महत्वपूर्ण कार्य किम। विवेकानंद के जीवन के महत्वपूर्ण कार्य कौन से थे। यथा निर्देशम उत्तर, विवेकानंद से अस्मिन् पदे का विभक्ति। विवेकानंद से इस शब्द में कौन सी विभक्ति है। और अनुच्छेदात अव्यय से एक उदाहरण चित्वा लिखत, और अनुच्छेद से एक अव्यय का उदाहरण चुन करके लिखना आपने। बहुत सरल रहते हैं पैसेज, बिल्कुल घबराना नहीं है। आराम से जाके अपना क्वेश्चन पेपर देखना है और उसके आंसर लिखने और अच्छे नंबर लेने हैं। ठीक है, तो ये थी आज तक की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के जो मैंने प्रश्न किए आपसे उनका उत्तर लिखने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।